नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे के साथ, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। मैं चारुल शर्मा। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दूं, आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। आज कौन सा मुकदमा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए आपको बताते हैं। आज बात होगी कॉमन सिविल कोड की, जिसकी मांग तो बहुत वक्त से हो रही थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे वक्त की जरूरत करार दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नसीहत से कॉमन सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। मैं कुंदन जमैर आज उन लोगों की आवाज बुलंद करूंगा जो ये मानते हैं कि बदलते वक्त के साथ कॉमन सिविल कोड बहुत जरूरी हो गया है और देश के विकास के लिए कॉमन सिविल कोड सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। मैं चारुल शर्मा आज उस पक्ष को मजबूती से आपके सामने रखूंगी जो ये मानते हैं कि कॉमन सिविल कोड केवल सियासत का मुद्दा नहीं है। हालांकि इस बार कोर्ट की तरफ से सुझाव आया है जिसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को समय समय पर सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये साबित करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कोई नहीं चारुल, आप भी बने रहिए, हमारी आवाम भी हमारे साथ बन रहेगी और मेरी दलीलें भी सुनेंगी और आपकी जिरा भी सुनेंगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका भी मैं तारुफ जल्द करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कॉमन सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर से खबरों में है। अदालत ने कॉमन सिविल कोड को बदलते वक्त की जरूरत करार दिया है और संविधान में भी उचित समय आने पर कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही गई है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी कि जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कहा है कि देश के इस हालात को देखते हुए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है, तो इस पर सरकार को चाहिए कि एक समिति का गठन करें और इस मामले को संसद में लाया जाए और जल्द अज जल्द देश में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए। कॉमन सिविल कोड के समर्थक मानते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होने से पूरे देश में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा, जिसके बाद देश सही मायने में एक राष्ट्र बन पाएगा। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे के मामले में एक कानून बनने से अदालतों पर भी बोझ कम होगा और सामाजिक भेदभाव का भी खात्मा हो जाएगा। दलील ये भी दी जा रही है कि कॉमन सिविल कोड से महिलाओं की स्थिति में तो सुधार होगा ही, सियासत का रवैया भी बदल जाएगा। देखते ही देखते हम भारत के लोग 135 करोड़ की आबादी के पार पहुंच गए हैं। बढ़ती जनसंख्या की वजह से तमाम दिक्कतें हो रही हैं। देश के संसाधनों के मुकाबले आबादी ज्यादा होने से बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं देश के सामने आ रही हैं और इसी वजह से मौजूदा माहौल में कॉमन सिविल कोड वक्त की मांग बन गया है। आपकी रिपोर्ट देखी कुंदन, लेकिन आप ये जान लें कि तैयारी सिर्फ आपने ही नहीं की है, बल्कि मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई हूं। अदालतों ने भले ही कॉमन सिविल कोड को अमल में लाने के लिए पहल के निर्देश दे दिए हो, लेकिन इस कानून को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। कॉमन सिविल कोड के जितने समर्थक हैं, उतने ही विरोधी भी है। कॉमन सिविल कोड को एक खास धर्म का विरोधी हथियार माना जाता है और इसी वजह से कॉमन सिविल कोड का मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा है। सभी धर्मों के अपने अपने कानून हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर कॉमन सिविल कोड का मुद्दा बार बार क्यों उठता है। समान नागरिक संहिता के समर्थक भले ही इसे देश के लिए बहुत जरूरी मानते हो, लेकिन विरोधी उनके इस तर्क से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर कॉमन सिविल कोड आपको लागू करना है और आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाई नॉट स्पेशल मैरिज एक्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट।
जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहा गया उस तरह से इम्प्लीमेंट किया। हम लोग उसको भूल गए। कॉमन सिविल कोड देश के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। जब जब ये मुद्दा उछलता है तब तब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो जाता है। अब एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मुद्दा उछाल दिया गया है और अमल में आने से पहले विरोध के सुर भी उठने शुरू हो गए हैं। तो इंडिया के मुकदमे में मेरे मेहमान जो हैं उनसे मैं तारुफ करा देता हूं दर्शकों का। धनंजय गिरी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, स्वागत है साहब आपका। और मेरी तरफ से शमशेर पठान जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं वो जुड़ गए हैं। धनंजय जी, अब तो देखिए आपके एजेंडे में भी शामिल है, आप लोग भी कॉमन सिविल कोड की बात करते रहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा पहले, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कॉमन सिविल कोड वक्त की जरूरत है। कब इसे इंट्रोड्यूस करेगी बीजेपी की सरकार? देखिए, हम लोग तो मानते ही रहे हैं कि एक देश, एक निशान, एक विधान और एक संविधान, यह तो आजादी के साथ ही होना चाहिए था। बाबा साहब ने भी कहा था कि बिना धर्म आधारित विभिन्न पर्सनल लॉ में सुधार किए इस देश को नए बदलाव के रूप में नहीं ले जा सकते। लेकिन विभिन्न धर्मों और मान्यताओं वाले देश में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे बहुत नेता ने इसका हवाला दिया है, समय समय पर दिया है। इसी का हवाला देकर आज तक इसे झुलाया जा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड आदि भी बहुत धर्मी देश हैं। हमारे संविधान के बहुत से तत्व वहां से लिए भी गए हैं। संविधान सभा में 3 दिनों के बहस के बाद ये बात जहां पर रुक गई थी, हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रुक गए। इस समय देश काफी आगे बढ़ चुका है और कोर्ट भी मान रहा है कि अब इसकी जरूरत है कि इसको लागू किया जाए। और हम लोग तो सच्चे अर्थों में, हम लोग तो हमेशा से विष्णु पुराण में भारत की परिभाषा को व्यवहारिक रूप से स्थापित करने के लिए उत्कट और प्रतिबद्ध रहे हैं। हमारा मान रहा है उत्तरम या समुद्र हिमाद्री दक्षिणम वर्षम से भारतम नाम भारतीय ये यूनिफॉर्म कोड से भी लगने से हमारी जो व्यक्तिक, हमारा जो देश का मूल भावना है हमारी, तो भी हम तो हमेशा से मानते हैं कि भाई अलग अलग धर्मों के आधार पर अलग अलग कानून की आवश्यकता नहीं। इस देश के हर नागरिक को ये महसूस होना चाहिए वो इस देश का नागरिक है और सबको एक समान व्यवहार होना चाहिए। किसी को किसी धर्म विशेष के कारण कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए जी, ये हमारी स्पष्ट मान्यता है। चलिए, धनंजय जी के बाद मैं शमशेर पठान जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह भी जो धनंजय गिरी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है और आज तो देखिए कोर्ट ने भी कहा कि अब ये जरूरत बन गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका इस पे? सबसे पहले मैं धनंजय जी साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या है कॉमन सिविल कोड, क्या रूपरेखा उसकी है आपके पास में, जरा पहले वो बता दे तो जरा अच्छा होगा। और दूसरी बात एक सुनिए, जो कानून बनते पार्लियामेंट में, जो कानून बनते असेंबली में, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कोर्ट का है। कोर्ट को कानून बनाने का, डायरेक्शन देने का कुछ काम नहीं है। किस तरह से हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है इम्प्लीमेंट करो और चालू करो, ये काम कोर्ट का नहीं है, ये काम है पार्लियामेंट का और असेंबली का। बहरहाल अभी यहाँ पर कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है तो ये मामला पार्लियामेंट का है, दिल्ली सरकार का है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे संविधान में जब हर एक को अपने आपके धर्म पे चलने का अधिकार है, अपने धर्म के पुस्तकों पर चलने का अधिकार है, अपने धर्म के कायदे मानने का अधिकार है, जिस में जो कुछ डायरेक्शन दिए गए तलाक के बारे में, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसी तरह हिंदू में भी है। हिंदू अलग है, उनको छूट है, उनको पारसियों का अलग कायदा है, शादी का तरीका अलग है, उनके तलाक का तरीका अलग है। ये गंगा जमुना तहसील में फर्क थी। और एक बात सुनिए, ये कॉमन सिविल कोड नहीं आया बोल के तो नुकसान किसको नहीं होगा है? और किधर ऐसे कुछ बड़े ऐसे कुछ मतलब कपड़े नहीं हो रहे, नहीं होता क्यों होता? और कॉमन सिविल कोड तो नौकरियां मिलती, नौकरियों का विकास का संबंध कॉमन सिविल कोड से नहीं है। ये एक मुद्दा बना के ये बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है और ऐसे हाईकोर्ट के जजेस भी कुछ लोग हैं तो ऐसे तरह के। शमशेर जी मैं एक चीज बढ़ावा दे रहे हो। शमशेर साहब, मैं कुंदन बोल रहा हूं। मैं ये इतना जानना चाहता, कॉमन सिविल कोड से एक समाज के खास वर्ग को क्यों प्रॉब्लम है? सभी के लिए एक नियम है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनिए, हम देखना चाहते हैं कि परिभाषा कॉमन सिविल कोड की क्या है। इफ इट क्लैश विद द कुरान इन द शरिया देन देयर विल बी क्लैश, बिकॉज वी आर फॉलोइंग कुरान, वी आर फॉलोइंग इस्लाम, जिंदगी जीने का तरीका उसमें है।
वी आर फॉलोइंग दैट थिंग, वी आर नॉट हैविंग क्लैश विद एनीबडी, किसी धर्म से हमारा क्लैश नहीं है। और बिल्कुल वो जो तरीके हैं जिस तरह से प्रॉपर्टी में जो हिस्सा लड़की को दिया जाता है उसके बारे में कुरान में लिखा है, तलाक देने का तरीका कुरान में लिखा है, गलत तरीके से तलाक दिए जा रहे थे, उसके लिए बाद में करेक्शन उसमें आया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धनंजय जी ये बताए कि कॉमन सिविल कोड की परिभाषा क्या है और क्या होने वाला है, ताकि हम उसमें अपनी टिप्पणी दे के यस इसे इम्प्लीमेंट करो। बताइए कॉमन सिविल कोड क्या है और क्या क्या चीजें उसमें होने वाली है। एक रूपरेखा आने दो ना, पहले एक रूपरेखा आने दो, रूपरेखा हम देखते हैं, देखने के बाद में जरूर मुस्लिम भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर इफ इट डोंट क्लैश विद आवर रिलीजन, आप अगर बोलेंगे आप 7 फेरे लो शादी के टाइम पे, तो 7 फेरे कैसे लेंगे, या हिंदू भाई निकाह क्यों करेगा? अगर आप ऐसी बात करें तो शादी शादी होना चाहिए फिर। नहीं शमशेर साहब, आपको लगता है कि ये कह दिया जाए कानून में, बीजेपी ऐसा कानून इंट्रोड्यूस कर देगी कि शादी के लिए कॉमन सिविल कोड होगा तो उसमें कह दिया जाएगा मुस्लिमों को भी 7 फेरे लेने के लिए? ऐसा मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, वैसा बात नहीं है। कॉमन सिविल कोड आप कह रहे हैं कि शादियों के मामले, प्रॉपर्टी के मामले, बाकी मामले ये एक ही कलम से होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। गंगा जमुना तहजीब है भारत की, हर धर्म का आदमी है, हर धर्म का आदमी अपने धर्म पे जी रहा है। अभी जिस तरह से सर्कमसिज्म मुस्लिम करते हैं, हिंदू सर्कमसिज्म नहीं करते, क्योंकि आप उनको फोर्स करेंगे या आप मुस्लिम को रोकोगे नहीं, ये धार्मिक विधि है जी। तो ये जो चीजें धर्म के अंदर इंटरफेरेंस, धर्म छोड़ के बाकी चीजों में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन धर्म में अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है धनंजय जी, ये लोग इसलिए डर रहे हैं। धनंजय जी, जब भी आप लोग कॉमन सिविल कोड की बात करते रहे, अब तो हाईकोर्ट भी कहते रहे, हाईकोर्ट ने भी आज भी कह दिया कि कॉमन सिविल कोड लाइए, ये वक्त की जरूरत है, ये देश की जरूरत है। लेकिन एक पक्ष को यह डर लग रहा है कि उनके धर्म में दखल तो नहीं, जो बेसिक जो धर्म है, कुरान है, शरीयत का भी जिक्र कर रहे हैं शमशेर साहब, कह रहे हैं उसमें तो आप दखल अंदाजी नहीं कर देंगे। कुंदन इस पे जवाब लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो ये इंडिया का मुकदमा इसी तरह जारी रखे। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप, आज हम मुकदमा चला रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड को क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या कॉमन सिविल कोड को लेकर के आगे सरकारें बढ़ सकती है, ऐसी बातें दिल्ली हाईकोर्ट भी पहले ही कर चुका है। तो इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट के जो आरोप हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला आरोप है देश के लिए जरूरी कॉमन सिविल कोड का विरोध सियासी एजेंडा है, यह पहला आरोप है इंडिया के मुकदमे का। दूसरा आरोप भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं, इंडिया के मुकदमे में वोट बैंक के लिए देश हित को दरकिनार कर रहे हैं कुछ नेता, ये आरोप है। शमशेर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर साहब, इंडिया की जरूरत है, अब कोर्ट भी कह रहा है, कोर्ट तो सियासी नहीं है ना साहब, मैं इतना जानना चाहता हूं, कोर्ट तो सियासी नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट भी कह चुका है
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि ये वक्त की जरूरत है और इसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, इसे सियासत में मत घसीटिए। देखिए इस वक्त यकीन है गोगोई साहब ने इसका क्या बीजेपी के एमपी बन गए हैं, के बाद में राम के तमाम आरोपी को छोड़ने के बाद में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज वो लोकायुक्त बन गए हैं। शमशेर साहब मैं रोक रहा हूँ, शमशेर साहब मैं रोक रहा हूँ, शमशेर साहब नहीं, शमशेर साहब नहीं, सुनिए शमशेर साहब क्या मैं नहीं, शमशेर साहब मैं नहीं बोलने नहीं दूंगा। आप वाजिब बात बोलेंगे मैं 10 मिनट बोलने दूंगा, आप वाजिब बात बोलेंगे मैं 10 मिनट बोलने दूंगा। मैं इतना मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल एक सुन लीजिए, क्या कोर्ट की निष्पक्षता पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है। तो फिर ये बातें मत कीजिए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, भटकाइए मत। भरोसा है, शमशेर साहब पूरा भरोसा है। हाँ। कुछ एक गंदी मछलियां हैं, हाँ हर जगह पे गंदी मछलियां हैं जो अपने फायदे के लिए पैसे दे रही है। हमको पूरा फैसला, हमको पूरा नहीं आप भरोसा कोर्ट पर संदेह पैदा कर, आप सवाल उठा रहे हैं कोर्ट पर, नहीं इसकी इजाजत नहीं है शमशेर जी, इसकी इजाजत नहीं है, कोर्ट पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं है। गोगोई की तरह वो लोग हैं जो फैसले फैसले देने के बाद में नहीं शमशेर जी, मलिना खाते जाके बाद में। देखिए इंडिया के मुकदमे में शमशेर साहब कोर्ट पर विश्वास रखिए। बिल्कुल, यहाँ पर हम ये भी क्लियर करना चाहेंगे, ये भी क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये उनकी निजी राय है, ये इनकी निजी राय है और कोर्ट पर देखिए धनंजय जी, शमशेर जी नहीं सवाल नहीं जी, कोर्ट में सवाल नहीं। मैं धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगी, धनंजय जी कुंदन अब आपके मेहमान से धनंजय जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट भी है, फिर इन सब के बीच में लगातार क्यों कॉमन सिविल कोड की डिमांड बीजेपी करती रही है? यस जवाब दो। पहले पूछ रहे थे कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ब्यौरा है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इसमें उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेंगे। उन्हीं में से आर्टिकल 44 जो है कि आर्टिकल 44 राज्य को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। आसान शब्दों में समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ और लागू करने का राज्य की ड्यूटी बताता है। अब रही बात की जो बात हो रही है गंगा जमुनी तहजीब की, तो गंगा हमारी है, जमुना भी हमारी है। जमुना कौन है पर ये जानने की जरूरत है। जमुना यम की बहन है यमुना, तो हम यमुना भी हमारी है, गंगा भी हमारी है। ये हमारी सहिष्णुता कि हम सबके लिए जगह देते हैं और भारत दुनिया का एकमात्र विश्व का एकमात्र देश है। धनंजय जी मैं एक चीज धनंजय साहब मुझे सुनिए ना, धनंजय साहब बिल्कुल धनंजय साहब धनंजय जी सुनिए ना, धनंजय साहब सुनिए। अरे धनंजय साहब मैं तो उस पक्ष में आज हूँ, जो आपका पक्ष है। मैं इतना जानना चाहता हूँ, चार्जशीट में मैंने जो आरोप लगाया कि वोट बैंक की वजह से खास वर्ग को खुश करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस जब करने की बात आती है तो कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। यही है क्या वोट बैंक की सियासत है? क्या कुछ लोगों को खुश करने की सियासत है क्या ये? देखिए हमारे मित्र साथ में बैठे हुए हैं, वो सरिया लॉ की बात कर रहे थे, अभी तलाक के मुद्दे की बात कर रहे थे। तलाक पर कानून सरकार लाई, हम वोट बैंक की चिंता नहीं कर रहे हैं। हम ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष हैं जो कि हर व्यक्ति के अधिकारों के लिए सजग हैं। पहली बार मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला है, उन्हें समान अधिकार मिला है, ये पहली बार हुआ है। उनकी दुआएं वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ हैं। जो ऐसा कौन सा कानून, एक जमाने के कानून की बात कर रहे हैं, सरिया लॉ लागू करेंगे, ये तो सारे जगह लागू कर दिया जाए, काट दिया जाए। शमशेर साहब क्या 3 तलाक को इंट्रोड्यूस, 3 तलाक को खत्म किया गया एक तरीके से, एक साथ जो 3 तलाक की सरिया पूरी तरह लागू करें की जो कुप्रथा सदियों से चली आ रही थी उसे प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया, तो ये सही था ना? इसे देख करके तो कुछ सीख मिल गई होगी कि कुछ तो सही कर प्रधानमंत्री आप लोगों के लिए किया। ये प्रधानमंत्री ने खत्म नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि 3 तलाक गलत है और 3 तलाक के ऊपर कानून बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस के दौरान। तो सरकार से बात करे तो प्रधानमंत्री का विरोध क्यों कर रहे थे आप लोग? मोदी जी की हमने कहा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का विरोध क्यों होता रहा? बीजेपी का विरोध क्यों होता रहा? कहा 3 तलाक नहीं होना चाहिए, उसमें से मैं एक हूँ, मैं डिबेट किया हूँ मैंने उसके ऊपर। 3 तलाक बंद होना चाहिए, कुरान में नहीं है वो, कुरान में नहीं है, एक गलत प्रथा थी, हमने उसका अपोज किया। और जब शमशेर साहब यही तो मैं जानना चाहता हूँ, शमशेर साहब यही, और हम सुप्रीम कोर्ट शमशेर साहब मैं तो यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कुरान के अलावा जो कानून था उसमें बदलाव किया। कुरान में कोई कुछ नहीं कर सकते, वो कर भी नहीं सकते, और किया भी नहीं उन्होंने। तो उन पर विश्वास रखिए, कॉमन सिविल कोड अगर इंट्रोड्यूस होगा तो आपके धर्म में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धर्म को जिस तरीके से आप मानते रहेंगे वो मानते रहेंगे आप। मैंने पहले वही कहा कि बताइए कुंदन जी के कॉमन सिविल कोड की परिभाषा तो बताइए, क्या क्या होने वाला है बताइए। तो सिर्फ कॉमन सिविल कोड बोल के लोगों को भड़का रहे हैं। व्हाट विल बी द कॉमन सिविल कोड, कुछ रूल बताइए। ऐसा होगा, शादी ऐसी होंगी, प्रॉपर्टी ऐसी जाएगी, और कुंदन यहाँ आपके जो मेहमान हैं मैं उनके पास भी आना चाहूंगी। शमशेर जी आपका सवाल और भी मैं आपके पास आना चाहूंगी धनंजय गिरी जी कि देखिए मेरे जो मेहमान है शमशेर पठान जी वो भी पूछ रहे हैं, और ये बात है कि आखिर कॉमन सिविल कोड में ऐसा क्या है, इसकी परिभाषा खुलकर तो नहीं लिखी गई है, तो इस चीज को भी तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग अपना देखिए, जिस तरह अभी शमशेर पठान जी भी कह रहे थे कि कुरान में दखल नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये स्थिति साफ ही नहीं है। उन्हें लगता है उनके धर्म से छेड़छाड़ हो रही है, या अगर वो धर्म से जुड़े रहना चाहते हैं तो क्या गलत है, इस पर भी तो स्थिति स्पष्ट कीजिए ना। देखिए ऐसा है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, और भी बहुत से देश हैं जिसमें हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कहाँ उनके किसी धर्म एक व्यक्तिगत चीज है, धर्म किसी धर्म किसी भी धारण करते हुए धर्म है, क्या लेना देना है? किसी भी कानून एक अलग है, कानून एक व्यवस्था है, एक संविधान है जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है, सब व्यक्ति को समान जीने का अधिकार देता है। वो प्रॉपर्टी के राइट हो, आप गलत करें सही करें, जिस तरह की आप करें उस तरह के सारे कानून सारे संविधान। धनंजय जी आखिर में मैं चूंकि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक ले रुकना। धनंजय जी 30 सेकंड में बता दीजिए, ऐसा ही सिविल कोड होगा ना, कॉमन सिविल कोड होगा जिससे किसी धर्म के जो मूल भावना उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। शमशेर जी क्वेश्चन कर दीजिए। और यहाँ भी नहीं होगा, धर्म की मूल भावना से क्यों कोई छेड़छाड़ करेगा? हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि जो देश में रहते हैं, एक देश एक विधान एक निशान और एक संविधान, एक संविधान से देश चलेगा और कानून के दायरे से चलेगा। जो संविधान होगा उस सब पर समान रूप से लागू ठीक है। बहुत शुक्रिया शमशेर साहब और धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बिल्कुल। तो इंडिया के मुकदमे में फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चार्जशीट में और कौन कौन से आरोप है इस मसले पर वो भी हम आपके सामने रखेंगे। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी दलीलें और जिरा का दौर चलता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप, और इंडिया के मुकदमे में आज बात हो रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी की। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है केंद्र को कि कॉमन सिविल कोड के बारे में आप विचार कीजिए। इसी मसले पर बहस जारी है इंडिया के मुकदमे में। मेरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका रुख करेंगे। एडवोकेट शाहिद अली जी हमारे साथ भी मौजूद हैं और हमारे साथ अश्विनी दुबे मौजूद है हमारा पक्ष रखने के लिए। चारुल। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अश्विनी जी। चलिए आप अपने गेस्ट से सवाल लें, उससे पहले मैं इंडिया के मुकदमे में आज का जो अगला आरोप है चार्जशीट का वो मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए आरोप नंबर 3 है कॉमन सिविल कोड का विरोध करने वालों के पास कोई मजबूत तर्क दरअसल है ही नहीं। यह इंडिया के मुकदमे में सबसे मजबूत आरोप है। चौथा आरोप भी मैं सामने रखना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड का विरोध करने वाले केवल धर्मांध हैं, धर्म के आधार पर विरोध कर रहे हैं, उनके पास कोई दलील नहीं है जिसके आधार पर वो विरोध कर सके, इसके इतर कोई दलील नहीं है। अब गेस्ट को लाइए फ्रेम में, हमारे
हमारे पक्ष रखने के लिए अश्विनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, अब तो कोर्ट भी कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले कहा और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह रहा है वक्त की जरूरत है, इसके बारे में विचार कीजिए। विरोध क्यों हो रहा है? मेरा तो आरोप यह है कि सिर्फ धार्मिक आधार बना करके धर्म की आड़ में इसका विरोध किया जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 नागरिक संहिता की चर्चा की गई है जी, वो किसी धर्म को लेकर नहीं की गई, ये राज्य निर्देशक तत्व हैं और इसमें कहा गया है कि वो राज्य में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी जी, संरचना बनी। जिस समय संविधान की रचना हुई उस समय संविधान की रचना करने वालों ने राज्यों को और केंद्र को इस पर विचार करने के लिए कहा और कहा कि अनेकता में एकता की बात तभी हो सकती है जब इस देश में विवाह संपत्ति गोद लेने में जो पर्सनल लॉ है वो सामने ना आए, बल्कि जो इस देश के रहने वाले हर धर्म हर पंथ के लोग हैं वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें। दूसरा, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने की मनाही और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को दिया गया है। लेकिन महिलाओं के मामले में इन अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। हमारे देश की जो हमारी और पंथ को मानने वाली बहनें हैं, चाहे मुस्लिम पंथ को मानने वाली जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, चाहे वो क्रिश्चियन बहनें हो, चाहे वो और किसी धर्म पंथ के मानने वाले लोग हो, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने की वजह से उनके जो डाइवोर्स के कानून है वो अलग हैं, एडॉप्शन के कानून है वो अलग हैं, इनहेरिटेंस के कानून है वो अलग हैं। इससे हो क्या रहा है, खास तौर से कि जो देश में अनेकता की यूनिटी की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो वहाँ सामने आ रहा है। 1985 में जी, मैं एडवोकेट शाहिद अली जी के पास आना चाहूंगी। शाहिद अली जी, कोर्ट ने कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिर्फ स्वैच्छिक नहीं बनाया जा सकता है। हम मौलिक अधिकारों की बात कर लें तो राइट टू फॉलो एनी रिलीजन भी आता है। जब हम किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई चीजें भी होंगी, उससे जुड़े हुए रीति रिवाज भी होंगे। ऐसे में दो चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? बिल्कुल यही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट था जो आपने अभी बात की है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 तमाम लोगों को, जो कि हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं, सबको ये फंडामेंटल राइट देता है कि वो अपने अपने मजहब को प्रोफेस करें। और इंडिया जो कंट्री है ना, वो डाइवर्सिटी का कंट्री है। यहाँ पर हर 20 किलोमीटर में लोगों का मजहब बदलता है, उनकी जबान बदलती है, उनकी शक्ल सूरत बदलती है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलता है। ये हर 20-25 किलोमीटर में ये हमारे देश की एक विविधता जो है वही हमारे देश की खास बात भी है। और इसीलिए हमारा देश पूरे एक मुल्क बना हुआ है, ताकतवर मुल्क बना हुआ है और लगातार ये इसकी ताकत पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। ये इस डाइवर्सिटी की वजह से ही है। देखिए, धर्म के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को एक नहीं रख सका, उसके 2 टुकड़े हो गए। तो ये इस खूबसूरती को खत्म करने की एक ये चाल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से लेके आई जा रही है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ही जरूरी था तो मोदी जी की सरकार देश के अंदर है, पार्लियामेंट ने इस वक्त अभी तक एक्ट क्यों नहीं लेके आ गए? जबकि पार्लियामेंट के लिए अब तो हाईकोर्ट कह रहा है, शाहिद साहब, हाईकोर्ट यही तो कह रहा है बनाया जा सकता है, फॉर्म के लेकर हाईकोर्ट तो अब यही कह रहा है, इसी पर तो डिस्कशन है। दूसरी हाईकोर्ट ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, उस पर कानून लेके नहीं आए, क्योंकि दरअसल पूरे हिंदुस्तान में आप किसके मजहब की बात करेंगे? इस हिंदुस्तान में तो बहुत सारे मजहब है ना, किसका मजहब बेस्ट है? फिर तो बेस्ट होगी मजहब तो अदर। शायद मैं आपको कैसे सवाल लेना चाहता चारों, उसके बाद आप आगे बढ़िए। शाहिद जी, बात कर रहे हैं उसमें किसका सिविल कोड इस पे लागू करवाया जाएगा? शाहिद जी, मैं ये तो जानना चाहता हूँ, किसी के मजहब को तो आधार बनाया नहीं जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं कि किसी के मजहब के आधार पर कॉमन सिविल कोड बनेगा। सभी के लिए नियम एक जैसे होंगे। आप तो सर वकील हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी के मजहब, आपको लगता है क्या किसी के मजहब का आधार बना करके कॉमन सिविल कोड बनेगा? आप जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप जिस की बात जैसा यानी कि जितनी दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी सिस्टम अवेलेबल है, जब तक हम सारे सिस्टमों के बारे में बहस नहीं कर लेंगे, कौन सा बेस्ट है, हम कैसे अपनाएंगे,
और पूरी दुनिया को आप एग्जाम्पल पहले कबूल तो कीजिए शाहिद साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ शाहिद साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले तैयार तो होइए, विचार करेंगे, हर पॉइंट पर डिस्कशन कर लेंगे, पहले तैयार तो होइए साहब। तैयार तो बाद में हुआ जाएगा ना, पहले आप बताइए ना बेस्ट कौन सा है सिस्टम नहीं पूरी बेस्ट दुनिया के अंदर। देखिए मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ, सुनिए हाँ सुनिए, थोड़ा सा माथा रखिए सुनने का भी। फैमिली लॉज की जिनकी बात कर रहे हैं, या मैरिज लॉज की बात कर रहे हैं, या अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, या पार्टीशन की बात कर रहे हैं, या हकूक की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने ये माना है कि जो इस्लामिक लॉ है, फैमिली लॉ या इनहेरिटेंस लॉ, वो बेस्ट है। अब बहस करिए पहले आप उस पर की बेस्ट है या नहीं है। अगर बेस्ट है तो फिर लागू करिए सबके लिए। किसने मना किया है? या दूसरे लोगों ने किया है? नहीं, इस्लाम ज्यादातर देशों में इस्लाम है, इसलिए आप इस तरीके से आप करा लेंगे काउंटिंग, ये सही नहीं है ना। कुंदन, अब मैं आपके भी जो मेहमान हैं उनसे एक सवाल लेना चाहूंगी। शाहिद अली जी आपके पास लौटेंगे। अश्विनी दुबे जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हिंदू मैरिज एक्ट है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट भी है, पारसी मैरिज एक्ट भी है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये जो एक्ट हैं इन्हें खत्म किया जाएगा? क्या रूप होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का? आप देखिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये जो सारी चीजें बनी हुई हैं, क्या इन्हें खत्म करके आएगा? इनमें अमेंडमेंट होगा? क्या प्रारूप होगा उसका? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो किसी के ऊपर लागू हो जाएगा। यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज और डाइवोर्स एक्ट 1936 और शरिया कानून 1937 सबको मिला करके एक ऐसा कॉमन प्रारूप तैयार किया जाएगा जो किसी धर्म की विविधता को खत्म नहीं करेगा, बल्कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स हैं, जो खास तौर से किसी अन्य धर्म की महिलाओं को प्राप्त है, वो सारे धर्म के, हमारी मुस्लिम बहनों को, हमारी क्रिश्चियन बहनों को, हमारी हिंदू बहनों को, सबको ये मिले। देखिए क्या हुआ कि 1985 में शाह बानो केस और 1955 में सरला मुदगल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी की गई थी और साथ ही साथ कहा गया था, इस मामले ने जोर पकड़ा था। और अब विधि आयोग की 2016 की हम सिफारिशों की भी बात करें, जो हमारे देश की एक संवैधानिक संस्था है, विधि आयोग ने भी 2016 में इस बात को कहा था। उसके बाद हाईकोर्ट ने समय समय पर कहा। और गोवा इस देश का एक ऐसा पायनियर स्टेट है जो पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से इफेक्टिवली खास तौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को छीन लेंगे। ये किसी स्पेशली हमारे देश में रह रहे अन्य पंथ के जो हमारे भाई बहन है उनके खिलाफ नहीं है। जैसे ऐसे देखिए, हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना जाता है और हमारे इस्लाम धर्म में इसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ईसाइयों और पारसियों के रीति रिवाज अलग है। लेकिन सवाल यह है कि जो जी अश्विनी जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ठीक है आप एडवोकेट है, लेकिन फिर भी जो विरोध का जो बेस बना दिया जाता है धर्म का, जो कि मैंने अपने चार्जशीट के आरोप में भी किया, धर्म के नाम पर इसका विरोध होता है। ये जो डर है कुछ खास लोगों में, पॉलिटिकल क्लास में, पॉलिटिकल क्लास जो डर दिखाता है, क्या वो आड़े आ रहा है? क्योंकि इस तरह की टिप्पणी कॉमन सिविल कोड को लेकर के टिप्पणी इन वर्षों से हो रही, जैसा कि आपने भी कहा, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आज कह दिया, लेकिन सरकार आगे नहीं बढ़ पाती है पॉलिटिकल विरोध की वजह से भी। क्या? देखिए, इसके 3 कारण, मैं 3 बिंदु बताऊंगा। पहला बिंदु कि एक तो वोट बैंक की जो राजनीति है, इसकी वजह से संजीदगी से इस पर पहल नहीं होती। दूसरा जो पॉइंट है, एक तरफ एक दल जहां समान नागरिक संहिता को अपना एजेंडा बताता है, तो वहीं दूसरी पार्टियां इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार की राजनीति बताती है। तीसरा, एक दल को अपने वोट बैंक के खिसक जाने का डर लगता है तो दूसरे को वोट बैंक में सेंध लगाने की फिक्र रहती है। तो सियासी दलों का यह डर पुराना है। और चौथा आखिरी बात कि सन 1948 में जब हिंदू कोड बिल संविधान सभा में लाया गया था, तब देश भर में इस बिल का विरोध हुआ था। बिल को भी हिंदू संस्कृति पर तथा धर्म पर हमला करार दिया गया था। तो ऐसा नहीं है। और उसी समय आजादी के बाद से खास तौर से शरीयत लॉ को खत्म करके जब उनके लिए भी कानून बनाने की बात आई थी, तो उस समय भी जो इनके धर्म के जो टीचर थे, जो फॉरवर्ड जो लीड करते थे, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का आधार बनाया था, जिसकी वजह से उस समय नहीं हो पाया। लेकिन
भारत के संविधान में विधि के शासन की बात होती है, और विधि का शासन तभी होगा जब पर्सनल लॉ के बजाय कानून संविधान द्वारा सबके लिए बराबर हो, प्रदत्त अधिकार है उनके कानून तहत सबके बनेगा। लिए बराबर हो। पर्सनल लॉ सबके लिए नहीं चाहिए, एक कॉमन कोड चाहिए, कॉमन सिविल कोड चाहिए, जिससे अदालतों में भी जो लाखों मामले हैं, अदालतें भी चारुल, मैं कहना चाहूंगी अदालतें भी कह चुकी हैं और इसलिए कहती हैं कि जो कॉमन सिविल कोड की जरूरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्सनल कानून सभी के हैं। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, पर्सनल लॉ के तहत भी शादियां और तलाक के नियम है, इसलिए कोर्ट में भी बहुत मुश्किलें पैदा होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज के मुकदमे का 5वां आरोप है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया जा रहा है कॉमन सिविल कोड का विरोध, जैसा कि हमारे वकील अश्विनी दुबे जी भी ने कहा, हमारे मेहमान ने। शाहिद साहब हमारे साथ फिर जुड़ेंगे सामने। शाहिद साहब, ये लगता है क्या, ये जो डर है आपने भी बता दिया कि भाई किस वजह से, किस धर्म को आधार बनाया जाएगा। हमारे वकील अश्विनी दुबे साहब कह रहे हैं कि भाई डरिए मत, किसी कानून, किसी धर्म को आधार नहीं बनाया जाएगा, एक कॉमन सिविल कोड होगा जिसमें सबकी सहमति भी होगी और जो धर्म की जो मूल भावना है उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। तो ऐसा कॉमन सिविल कोड एक्सेप्ट तो करेंगे ना? हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, बड़ी मशहूर कहावत है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आज ऑर्डर दिया है, वो पता है किस मुकदमे की सुनवाई पर दिया है? वो मुकदमे की सुनवाई हो रही थी लव जिहाद वाले जो कानून बनाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो तमाम कानून तो आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ बना रहे हो, लव जिहाद के नाम पर या किसी के भी नाम पर। दूसरी बात, आप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आपका टैक्स सीधे सीधे आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हटाने का है, जो कि फंडामेंटल राइट देता है मजहब का। तो आर्टिकल 25 को तो हटाए नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, चाहे आप इस तरह के इल्जाम लगाइए के साथ। नहीं। ये वोटों की सर आप तो वकील हैं, या कोई सर आप तो वकील हैं, ये सिर्फ सर मैं तो आप वकील, इल्जाम हैं। सर मुझे 30 सेकंड सुन लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन से, सर मुझे 30 सेकंड सुन लीजिए, इसको हटाने की शाहिद जी 30 सेकंड सुन लीजिए, कुछ भी नहीं है। शाहिद जी सुन लीजिए। अच्छा था, अरे शाहिद साहब, अच्छा था ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, शाहिद तो साहब, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, शाहिद साहब, तब क्यों नहीं देखा शाहिद गया? साहब सुन लीजिए ना, शाहिद साहब सुन लीजिए, 30 सेकंड, सर मुझे 30 सेकंड सुन लीजिए, सर मुझे 30 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आप 1 मिनट बोल लीजिएगा, 2 मिनट बोल लीजिएगा। आप तो पेशे से वकील हैं, आपको लगता है कि जो फंडामेंटल राइट है उसे कोई छीन लेगा आपसे और सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देगा? आप वकील हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर, ऐसा संभव है क्या? आप तो पॉलिटिकल क्लास वाली भाषा बोल रहे हैं, आप तो मुझे लग रहा है पॉलिटिकल क्लास की जो भाषा है ना वो बोल रहे हैं सर आप। सर आप समझने की कोशिश ना करें, पत्रकार होके तो क्या पत्रकार नहीं रहेंगे? आप तो पत्रकार है ना। आज जब पूरा देश चलिए, मुझे लगता है कि अगर हम इस बहस पर आएंगे पत्रकार और वकालत पे तो बात आगे चली जाएगी। कुंदन, मैं आपके मेहमान के पास आना चाहूंगी। शाहिद जी आएंगे आपके पास, शाहिद जी आएंगे, आप मेरे पक्ष में हैं, आप आएंगे आपके पास। अश्विनी दुबे जी आपके पास आना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह मेरे खास मेहमान हैं एडवोकेट शाहिद अली जी, वो ही इस चीज पर अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। जब एक वकील होकर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो जनता को कैसे समझाएंगे, और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे समझाएंगे कि उनके धर्म से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा और उनका धर्म भी चलेगा और कानून भी समान होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जब भारतीय संविधान की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अगर बात होती है कि क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए सभी लोगों के लिए एक कानून है, ऐसे आपराधिक मामलों में जब सभी समुदाय के लिए एक कानून का पालन होता है, तब सिविल मामलों में अलग कानून क्यों नहीं होगा? समझना होगा कि निजी कानूनों में सुधार के अभाव में न तो महिलाओं की हालत बेहतर हो पा रही है और न ही उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिल रहा है। सबसे बड़ी आजादी तो हमारी उन मुस्लिम बहनों को मिल सकेगी जो बहु विवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का विरोध करती रही हैं, और इससे न केवल समानता जैसे संवैधानिक अधिकार को अमली जामा पहनाया जा सकेगा, बल्कि समाज सुधार जैसी जो पहले हैं वो भी कायम हो सकेंगी। हमारी बात देखिए, हमारे देश में जब वो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया था तो वो एक प्रथा के रूप में सैकड़ों वर्ष पुरानी एक परंपरा हमारे यहाँ चल रही थी, और जब हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होगा तो देश के सियासी दल वोट बैंक वाली सियासत भी नहीं कर सकेंगे और भावनाओं को भड़काकर वोट मांगने की रियावत पर भी लगाम लग सकेगा। बिल्कुल दुबे साहब, तो जो शाहिद जी की चिंता है वो उसका जरा जवाब दे लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जो मूल भावना है संविधान की और जो मौलिक अधिकार है
उसे कोई छीन सकता है क्या? और सुप्रीम कोर्ट चुप रह जाएगा? ये कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड ऐसा सरकार इंट्रोड्यूस कर देगी जिसमें जो मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का उसे भी छीन लिया जाएगा। क्या ये संभव है क्या? भारत के संविधान का आर्टिकल 25 जो है वो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो हर धर्म को, हर पंथ को अपने धार्मिक स्वतंत्रता की देने की बात करता है। यानी इस देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकेगा। लेकिन वहीं भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों की भी बात करता है। आपको याद होगा 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस समय के जो हमारे हिंदू कट्टरपंथी थे, जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, उसकी वजह से एक बार इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि जब हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होगा तो ये जो वोट बैंक की सियासत होगी और भावनाओं को भड़काकर वोट मांगने की जो रियायत है उस पर लगाम लग सकेगी। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि यकीन मानिए कि जिस दिन इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उस दिन से इस देश का एक नया इतिहास शुरू होगा। जब राजा राम मोहन राय बिल्कुल एक नया इतिहास होगा। तो मैं अश्विनी जी मैं अपने जो मेरे मेहमान एडवोकेट शाहिद अली जी उनके पास आना चाहूंगी। शाहिद जी, अश्विनी जी कह रहे हैं कि अगर क्रिमिनल केसेस में हो सकता है सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, तो फिर क्रिमिनल में हो सकता है तो सिविल में क्यों नहीं? मैं इस बात से पहले अश्विनी जी बात का जवाब देना चाहता हूँ, जरा सुन लीजिएगा प्लीज जी। इसमें बात काटी जाती है तो अच्छी बात नहीं होती। जिस तरह अश्विनी जी को आप सुनने का मौका दे रहे हैं ना, आपका एजेंडा चाहे कुछ भी है, लेकिन सुनिए बात। नहीं सर, कोई एजेंडा नहीं, आप अपना पक्ष रखिए। सुनिए जब हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 को खत्म करने की ये पूरी चाल है, अगर आप कहेंगे साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड, तलाक देने का एक सिस्टम है, शादी करने का एक सिस्टम है इस्लाम के अंदर, बच्चों को जो वरासत जाती है उसका एक सिस्टम है, वो धर्म है पूरे का पूरा। जब आप कहेंगे साहब तलाक ऐसे नहीं होगा, तलाक को जो सिविल कोड बताएगा वैसे होगा, तो सीधे सीधे धर्म के अंदर इसका क्या हो गया, हस्तक्षेप हो गया, नहीं हो गया, यानी आपने धर्म खराब कर दिया। जब आप कहेंगे साहब वरासत ऐसे नहीं ऐसे मिलेगी, जो इस्लामी हिसाब से वैसे नहीं मिलेगी, तो आपने सीधे सीधे वहां पर हस्तक्षेप किया। जब आप कहेंगे शादियां ऐसे नहीं ऐसे होंगी, हमारे यहाँ शादी जिस तरह से होती है, निकाह हो रहा है या वहां पर कंसेंट ली जाती दोनों पक्षों से, आप कहेंगे साहब शादी ऐसे नहीं होगी, शादी तो उस तरह से होगी, तो यहाँ पर हस्तक्षेप हो गया नहीं हो गया? तो फिर आर्टिकल 25 कहाँ गया? आर्टिकल 25 को आप हवा में बना के उड़ाना चाहते हैं। अब मैं आपकी दूसरी बात पर आ जाता हूँ। देखिए, जो क्रिमिनल सिस्टम में सजा देने का है, क्रिमिनल सिस्टम में सजा देने के लिए इस्लाम में, मैं इस्लाम की बात करूंगा खाली, कोई तरीका नहीं बताया गया कि आपने इसकी सजा यही देंगे। यानी कि जो सजाए मौत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें साथ साथ ब्लड मनी का भी कॉन्सेप्ट है, हाथ काटने का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें साथ साथ कम सजा देने का भी कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारा सिस्टम है, जो क्रिमिनल सिस्टम है, वो किसी भी तरह से धर्म के आड़े नहीं आता, उससे धर्म खराब नहीं होता। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं, उसकी आड़ में जो कानून बनाना चाहते हैं, आप उससे मैरिज लॉ, जो इस्लामिक मैरिज लॉ है, आप उनको हमला करना चाहते हैं। कुंदन, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लेकर जो भ्रांतियां हैं वो क्लियर होनी जरूरी है। आप उसको हमला करना चाहते हैं, ठीक है। जो इस्लामिक पार्टीशन लॉ है आप उसको हमला करना चाहते हैं, जो इस्लामिक रेजिडेंस लॉ है आप उसको हमला करना चाहते हैं। थोड़ा सा इंतजार शाहिद साहब, ये विरोध तब कीजिए, पहले ये तो कहिए कि ठीक है कॉमन सिविल कोड लाइए, और अगर कोई दिक्कत है, धर्म के खिलाफ कुछ है, तब इस तरह से विरोध करते तो ज्यादा बेहतर होता। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सरकार पहले इतनी हिम्मत जुटा ले कि कॉमन सिविल कोड लाए और फिर उसमें क्या प्रावधान होते हैं उसका इंतजार कीजिए। देश की जरूरत है, और ये कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है, बिल्कुल कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया एडवोकेट शाहिद अली जी और शाहिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हमने जो मुद्दा उठाया उस पर पूरी तहकीकात की, फैक्ट जुटाया और दोनों पक्षों के समर्थकों को खुलकर बोलने का वक्त दिया। इस पूरे मुकदमे में कहीं भी बिना किसी मजबूत आधार के कोई बात नहीं कही गई है, ना ही हमने किसी को बेवजह आरोपों में घेरा और ना ही किसी को आरोपों से मुक्त किया। लेकिन फाइनल फैसला आपका, यानी हमारे दर्शकों का है, जनता जनार्दन का है। आज के मुकदमे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार। अपनी राय हमें फेसबुक, ट्विटर के जरिए जरूर भेजिए, हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।